के दो जगह के जो दो बच्चे रविंद्र कुमार और फैज़ान अहमद का पोलियो से ग्रसित होने का जो बयान पेपर में आया था, उससे संबंधित आज हम लोगों का उसके संदर्भ में उसके कटाव के लिए मतलब ये मीटिंग आज बुलाई गई थी। क्या क्या इसमें विचार हुआ, क्या 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 इसमें विचार हुआ कि जो दोनों बच्चे हैं वो पोलियो से ग्रसित नहीं है। आज सुबह हमने 25 तारीख को 7:03 पर जो है ये गांव में पहुंचे थे, हथौड़ी कोठी ढांगर टोल में। बच्चा जो था रविंद्र कुमार, जिसका उम्र 2 साल 4 महीना है, माँ का नाम हीरा देवी, बाप का नाम प्रयाग सदाय और दादा का नाम घूटर सदाय है। ये इस बच्चे को बिल्कुल चलता हुआ बेहतर हालत में पाए। एक्चुअली इस बच्चे को 8/2/15 को बुखार और खूनी पेचिश हुआ था और उस खूनी पेचिश के बाद उस बच्चे के पैर में कमजोरी आई और उस कमजोरी के तहत जो है उसको संदेह किया गया कि पोलियो का केस होगा। और ये देखते हुए हमारे प्रभारी साहब ने उसका, हम लोग हर एक केस को जो जिसमें कमजोरी होता है उसको मान करके चलते हैं, संदेह करते हैं कि ये हो सकता है कि पोलियो का है कि नहीं है। इसलिए सारे केस को जिसमें संदेह करते हैं उसका स्टूल को लेकर के उसका टेस्ट के लिए अहमदाबाद भेजते हैं जांच के लिए कि एक्चुअली ये जो कमजोरी था पोलियो के कारण है कि अन्य कारण है। कब तक सर, कब तक रिपोर्ट आती है? वो करीब 1 महीने में रिपोर्ट आती है जी। तो ये जो बच्चा था आज के दिन में जो हमने आज देखा 25 तारीख को, बच्चा बिल्कुल ठीक तरह से चल रहा है। अगर पोलियो का कारण होता है कमजोरी का तो बच्चा वो कभी भी ठीक नहीं होता है, उसमें दिन पर दिन और कमजोरी बढ़ता ही जाता है और कुछ महीने बाद जाकर के पैर बिल्कुल सूख जाता है। लेकिन ये बच्चा रिकवर कर गया और आज के दिन में बिल्कुल ठीक था। उसकी सर कुछ जांच भी की गई? जांच के लिए स्टूल गया है तो वो तो 1 महीने के बाद रिपोर्ट आएगी। हाँ, 1 महीने के बाद आएगा। बच्चा तो ये पेचिश हुआ था बच्चे को 8 तारीख को, 8/2/15 को खूनी पेचिश था जिसके कारण बच्चे में कमजोरी आया था। जी, दूसरा बच्चा सर? दूसरा बच्चा है फैज़ान अहमद। इसका उम्र जो है 1 साल 10 महीना है। पिता का नाम अंसार अहमद है, माँ का नाम लाडली परवीन है और दादा का नाम स्वर्गीय सुहैल अहमद है। इस बच्चे में 7/2/15 को बुखार हुआ और 13/2/15 के रात में काफ़ी बच्चा रेस्टलेस था, काफ़ी रो रहा था और 14 तारीख को देखा गया कि उसके दाएं पैर में कमजोरी है। तो कमजोरी के कारण उसको 19 तारीख को पीएससी बहेड़ी में हमारे इंचार्ज साहब ने बच्चे को देखा और उसका स्टूल जांच के लिए भेजा। और आज हम जब गए हैं बच्चे को देखे हैं तो बच्चा बिल्कुल ठीक है, बच्चा चल रहा था। तो आज 25 तारीख। इस बच्चे में सर कुछ वैसा लक्षण दिखा पोलियो का? नहीं, कोई लक्षण नहीं दिखा आज के दिन में। लक्षण अगर पोलियो होता तो बच्चा ठीक होने का सवाल ही नहीं था। तो इस बच्चे का भी जो है स्टूल लेकर के जांच के लिए भेज दिया गया। वो तो सभी को हम लोग जांच के लिए भेज देते हैं। सर ये एक जानकारी हम लेना चाहेंगे। सारे अधिकारी मतलब कई बड़े अधिकारी WHO और यूनिसेफ के यहाँ मौजूद हैं, आपकी टीम भी मौजूद है। जी, जी। तो दरभंगा में जो प्रतिरक्षण कार्यक्रम है, चाहे पोलियो के लिए हो या दूसरी अन्य बीमारियों के लिए, उसकी क्या स्थिति है और किस तरीके से क्या उपलब्धि है या क्या कमियां आप लोगों को दिख रही हैं? देखिए, जहाँ तक अलग अलग एजेंसी का अपना अलग अलग रिपोर्ट है, हमारा जो एजेंसी है उसका रिपोर्ट ये है कि अभी तक जो साल भर का जो टारगेट है उसका 84% फुल इम्यूनाइजेशन का कवरेज है। फुल इम्यूनाइजेशन का कवरेज हमारा दरभंगा ज़िला का 84% है। सर, नाम बताएं अपना। जी, मेरा नाम डॉक्टर महादेव चौधरी है और हम जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी हैं दरभंगा में। को लेकर के दरभंगा में किस तरह की तैयारी की गई है? स्वाइन फ्लू अभी दरभंगा में आया नहीं है नहीं। और इसके लिए हम लोग जो हैं
ऊपर से इंस्ट्रक्शन है कि मेडिकल कॉलेज में इंस्ट्रक्शन है, जो अभी तो हम यही कहेंगे कि स्वाइन फ्लू यहाँ दरभंगा में नहीं है और हम लोगों को तैयार रहना है स्वाइन फ्लू के लिए। किस तरह की तैयारी वार्डों में, अस्पतालों में किस तरह की आखिर तैयारी? वार्डों में मतलब ये है कि हमको तैयार रहना है और इसका डिटेल्स तो जो है वो दरभंगा मेडिकल कॉलेज के जो हैं अधीक्षक बताएंगे कि वहाँ जो है किस तरह का उनको इंस्ट्रक्शन मिला है। सीएस के बिहाफ, सीएस कार्यालय के बिहाफ या आप क्या कहना चाहेंगे, जिले में किस तरह की तैयारी है मेडिकल कॉलेज के अलावा? जिले में जो है स्वाइन फ्लू तो दरभंगा में है नहीं। अगर ऐसी कोई मरीज स्वाइन फ्लू से ये होता तो हम लोग उसके लिए अलग वार्ड रखेंगे और उसमें जो है वो उसके ट्रीटमेंट, उसके जांच के लिए जो यहाँ सरकार खोलेगी तो उसका जांच कराएंगे और कंफर्म होने पे उसका ट्रीटमेंट कराएंगे। क्या ये लगता है कि दरभंगा में ये बीमारी बाहर से, जैसे 2-3 साल पहले भी हुआ था, जो माइग्रेट करके आते हैं दिल्ली से या दूसरी जगहों से, तो उसको रोकने के लिए या उसके प्रतिरक्षण के लिए कुछ विशेष किया जा रहा है? अभी तो इसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते हैं क्योंकि अभी आपकी मीटिंग जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, वो किस तरह की मीटिंग है? उसमें यही कि अपने अलर्ट रहना है, स्वाइन फ्लू के लिए अलर्ट रहना है जिला में और सारे प्रभारी लोगों को बुलाया गया है। कि किनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वहाँ से है, क्या ये राज्य स्वास्थ्य समिति से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। जी सर, नाम बताएं अपना। डॉक्टर राघवेंद्र कुमार, SCO। राष्ट्र हित में करेंगे काम, राष्ट्र हित में करेंगे। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, लेना होगा लेना होगा, न्यायालय के आदेश अनुसार काम पर लाना होगा, लेना होगा लेना होगा। बकाया वेतन का भुगतान करो, करना होगा भुगतान करो, बकाया वेतन का भुगतान करो, करना होगा। को लेकर आप लोगों का जो है सो ये प्रतिरोध है, धरना है। वर्षों पूर्व से काम कर रहे यहाँ कैजुअल मजदूर, जिन्हें बिना कारण से, बिना वजह से कैट न्यायालय का हवाला देकर हटा दिया गया है, जुल्म किया गया, उनकी रोजी रोटी छीन ली गई है, उसी के खिलाफ आज यह तीसरा दिन कैजुअल मजदूरों का धरना भारतीय मजदूर संघ और राष्ट्रीय शोषण मुक्ति मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में चल रहा है। और हमारी मांगे हैं कि हटाए गए मजदूरों को काम पर वापस लीजिए और बकाए जो एरियर है 2000 फरवरी 2015 तक जो बकाया हमारा मजदूरी है, जो एरियर बढ़ा है, उसका भुगतान शीघ्र करे, नहीं तो यह आंदोलन हमारा जारी रहेगा। और इन्होंने जो अभी गलतियां की है कि पूर्व में हमारे साथ जो वार्ता किए थे कि हम 10 दिनों के अंदर इन लोगों के एरियर का भुगतान कर देंगे और इन लोगों को जो है रिव्यू रिपोर्ट के नाम पर जो है सो एक पत्र थमा दिया गया है और कॉन्ट्रैक्ट लेबर कह करके जो है सो पत्र थमाया गया है, जिसकी हम भर्त्सना करते हैं, उनकी निंदा करते हैं और इसको संविधान के विरुद्ध हम कदम मानते हैं। इसलिए इनके विरुद्ध हम कोर्ट में भी जाएंगे और इस लड़ाई को जारी रखते हुए कल से जो है भूख हड़ताल जारी होगा और कल हमारे तमाम ट्रेड यूनियन के साथी, जितने भी हमारे भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध यूनियन के नेतागण हैं, कार्यकर्तागण हैं, वो यहाँ जुटेंगे और अगली रणनीति हम लोग तय करेंगे। क्या नाम है इस लड़ाई को? मेरा नाम आर.के. दत्ता हुआ, राष्ट्रीय शोषण मुक्ति मोर्चा के संयोजक और भारतीय मजदूर संघ के जिला संगठन मंत्री। 11 मजदूर हमारे हैं और कितने दिनों से यहाँ पे काम कर रहे थे? 20 वर्षों से काम कर रहे हैं। लगातार 20 वर्षों से आप लोगों की सेवा की। लगातार वर्ष 1998 से इन लोगों की सेवा नियमित करने की बात कही गई थी, जिस समय ये प्राइवेट बना। प्राइवेट उसमें काम प्राइवेट होने से पहले, हाँ, प्राइवेट होने से पहले, लेकिन ऐसा नहीं करके कुछ लोगों को ही सेवा नियमित की गई और बाकी को छोड़ दिया गया। कितने लोगों की सेवा नियमित उस समय की गई? उस समय 140 की सेवा नियमित की गई
और आज हमारे और बच्चे कितने रहे? 11 आदमी अभी बचे हुए हैं। कुल वहाँ उस समय में 150-51 के आसपास थे कागजात यहाँ पे। हाँ जी जी। तो ये 11 जो बचे रह गए उसमें क्या कारण रह गया जो ये बचे रह गए? महाप्रबंधक जी के द्वारा बचे हुए 24 कर्मचारी जो रह गए, सर्किल में पत्र भेजा गया कि ये लोग छूट गए हैं, इन लोगों की सेवा नियमित की जाए 2004 में, लेकिन आज तक नहीं किया गया है। और नियमित सेवा करते हुए अब 11 आदमी ही बच गए हैं। एक तरफ भारत सरकार या राज्य सरकार बेरोजगारी दूर करने के लिए अनेक तरह की योजनाएं चला रही है, लेकिन ये भ्रष्ट प्रशासन, अपर महाप्रबंधक और महाप्रबंधक इन लोगों की सेवा को समाप्त कर दिए हैं और सरकार की बदनामी के लिए ऐसा यह चक्रव्यूह रच रहे हैं कि ताकि यह सरकार नहीं चले और इन कर्मचारियों को हम शोषण करें। आगे की क्या रणनीति है आप लोगों की? हमारा रणनीति है कि जब तक इनके 2010 के जनवरी से लेकर के फरवरी 15 तक का वेतन अंतर का जो बकाया है उसका भुगतान होना चाहिए। कैट न्यायालय के आदेशानुसार इन लोगों की सेवा नियमित कर पुनः समायोजित करके लाना है। जब तक यह पूरा नहीं होगा हम अनिश्चित काल तक के लिए कल से भूख हड़ताल पर है। हमारे भारतीय मजदूर संघ से 19 ट्रेड यूनियन है, उन सबों की बैठक हम कल बुला रहे हैं और आगे की रणनीति तय करेंगे। महाप्रबंधक और अपर महाप्रबंधक के खिलाफ मानहानि का केस हम न्यायालय में ले जाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राम लखन दास, जिला मंत्री भारतीय मजदूर संघ। तमाम खिलाड़ियों को रजिस्टर्ड कर उसको पहचान पत्र देना होगा, DMCH को CCTV से लैस करना होगा। जिन मांगों को लेकर आप लोगों का ये प्रदर्शन चल रहा है? देखिए, दरभंगा जिले समेत पूरे बिहार में फर्जी बिजली बिल के नाम पर जो घोटाला चल रहा है उससे जो जनता त्रस्त है उसके खिलाफ हम लोग जो है एक मुकम्मल और उच्च स्तरीय जांच की मांग करने के लिए, दूसरी तरफ रसोई गैस और जो जिला प्रशासन का साठगांठ है उस गैस एजेंसी मालिक और जिला प्रशासन का जो साठगांठ है उसके खिलाफ हम लोग आज प्रतिवाद कर रहे हैं। DMCH में CCTV लगाने की मांग को लेकर के हम लोग प्रतिवाद कर रहे हैं। हम मांग कर रहे हैं कि दरभंगा जिला में जितने भी असंगठित खिलाड़ी हैं उसको जिला खेल संघ से निबंधित कराते हुए पहचान पत्र दिया जाए और उनको जो है खेल प्रशिक्षक के रूप में उनको जो है स्थायी रूप से नौकरी दिया जाए। हम मांग कर रहे हैं कि बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं बिजली को लेकर किया जा रहा है, लेकिन बगल के पंचायत बिर्री में आप जो है तो जान लीजिए महीनों से जो है तो वहाँ पर ट्रांसफार्मर जला हुआ है। विधायक मदन सहनी ने अनुशंसा भी कर रखा है, लेकिन 2 महीना से उस ट्रांसफार्मर को बदला नहीं जा रहा है। तो यह डपोर संघ की जो नीतीश और मोदी की सरकार है उसके खिलाफ आज दरभंगा की धरती पर हम छात्र नौजवान मिलकर के इनकलाबी नौजवान सभा के बैनर तले आज DM के यहाँ प्रतिवाद किया है और उनको अल्टीमेटम दिया है कि हमारी 5 सूत्रों मांगों को अगर 15 दिन के हल नहीं किया गया तो हम जुझारू प्रतिवाद करेंगे और उनका जो फौज फाटा है उसको भी तोड़ देगा घोषणा करते हैं। आपका? भैलूनाथ शर्मा, इनकलाबी नौजवान सभा के जिला सचिव। का निर्माण करना होगा, प्राणियों के जवाब दो, पढ़ाई टोला और पट्टी से पढ़ाई टोला बेटा तक का सड़क निर्माण करना होगा। अरे कौन खराब से नरपत नगर हाई स्कूल तक के सड़क का निर्माण शीघ्र करना होगा। अरे भारत पट्टी टोले खराब से नरपत नगर हाई स्कूल। हम लोग आज 9 सूत्री मांगों के समर्थन में हम लोगों ने आज जिला समाहरणालय पर यह धरना दिया है, जिसमें मुख्य मांग है जिसमें आज प्रमुख मांग है कि हम लोगों का सड़क है कि भालपट्टी से बरहई टोला बेहटा तक REO का जो सड़क है जर्जर है। 2 वर्ष पहले REO के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने चिट्ठी निकाला था कि इसका टेंडर निकाला जाए और आज तक वो सड़क नहीं बना है। हम लोगों का मांग है कि भालपट्टी से बेहटा तक जो जर्जर सड़क है उसका शीघ्र निर्माण हो। साथ ही नरपत नगर से लेकर के और भालपट्टी के टोले खराज तक जो REO का सड़क है जर्जर हालत में है, इस सड़कों का भी निर्माण शीघ्र हो। साथ ही भालपट्टी
टोले मठ का बिजली, साथ ही उत्तरी में बालपट्टी उत्तरी में और बालपट्टी दक्षिणी में 2 ट्रांसफार्मर विद्युत विभाग के द्वारा दिया गया है। उसे भी मैं विद्युत विभाग के पदाधिकारियों से आग्रह करूंगा कि शीघ्र उसे चढ़वाने का काम वहाँ पर किया जाए। साथ ही खाद्य सुरक्षा कानून के तहत हजारों परिवार बालपट्टी पंचायत में वंचित है, जिन्हें प्रशासन के द्वारा आवेदन लिया गया। आवेदन लिए हुए 7 से 8 महीने हो गए। आप लोग ये जो मांग है इसे संबंधित विभाग में आप लोगों ने संपर्क किया था? जी बहुत बार हम लोगों ने दिया है, बहुत बार आंदोलन हुआ है। और मैं ये कह देना चाहता हूँ जिला प्रशासन को कि 15 दिनों के अंदर में अगर बालपट्टी से बराई टोला बेटा तक के सड़क का निर्माण प्रारंभ नहीं होती है तो मैं कार्यपालक अभियंता के समक्ष आमरण अनशन पर बैठूंगा और आमरण अनशन की सारी जवाबदेही जिला प्रशासन। क्या नाम हुआ आपका? वरुण कुमार झा, मैं मुख्य संरक्षक हूँ बालपट्टी विकास संगठन। स्वर्णिम टीवी और अपन मिथिला फिल्म प्रोडक्शन की खास प्रस्तुति डांस मिथिला डांस। आप भी ले सकते हैं इस कार्यक्रम में भाग और दिखा सकते हैं अपने कला का जलवा और पा सकते हैं अपनी मंजिल। भोजपुरी, मैथिली, हिंदी फिल्म सीरियल में काम करने का मौका तो उठाइए अपनी कलम और हमारा पता नोट कीजिए। शारदा भवन, शाहगंज, बेता लहरियासराय, दरभंगा। मोबाइल नंबर 7070836631। दूसरा नंबर 9470754490। तो ऑडिशन जारी है, जल्द से जल्द ऑडिशन फॉर्म फिलअप करें और ले इस कार्यक्रम में भाग। मैं अजय किशोर, निदेशक विजन सिविल सेवा संस्थान बंगाई टोला लहरियासराय। मैं 4 वर्षों तक दिल्ली में सिविल सेवा की तैयारी करवा रहा था और पिछले 6 वर्षों से दरभंगा में सिविल सेवा की तैयारी करवा रहा। 16 फरवरी को बिहार एसएससी का एग्जाम बिहार के छात्रों के लिए एक स्वर्णिम अवसर के रूप में सामने आया है। इसमें कई प्रतिभाशाली छात्रों को एक अस्थायी नौकरी प्राप्त होगी, परंतु इसके लिए सही ढंग से तैयारी करने की जरूरत है। अब अंतिम सप्ताह है, मेरा छात्रों से सलाह है कि वो अभ्यास करें तो पूछे हुए प्रश्नों का, खासकर पीसीएस में जितने भी मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको बार बार अभ्यास करें और सेंट्रल एसएससी में 2011 से पहले कि जितने भी मैथ रीजनिंग क्वेश्चन है उसको बारी बारी से प्रत्येक दिन कम से कम 3-4 से प्रैक्टिस करें। इसके अलावा जीएस में, साइंस में ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, 25 से 30 क्वेश्चन होने की संभावना है। इसके लिए 9th और 10th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और साइंस टेक एनसीईआरटी का बार बार उसको अभ्यास करें। बाकी जीएस के लिए जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं उसी को रिपीट करें, नया कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये प्रारंभिक परीक्षा है जिसमें पुस्तक लेके अंदर जाना है, लेकिन
पुस्तक का अंदर में इस्तेमाल करेंगे तो पास करने की संभावना कम होगी, फेल करने की ज्यादा, क्योंकि क्वेश्चन के आंसर खोजने में ही आपके समय बीत जाएंगे। छात्रों का प्रयास ये होना चाहिए पहले जो भी प्रश्न उनको आ रहा है उसको बढ़िया से सॉल्व करें। अगर संभव हो सके तो किताब का इस्तेमाल ना ही करें, और करना भी पड़े तो स्पेसिफिक उसी किताब को ले जाए जिसको बार बार आपने पढ़ा हुआ है। मेरा तो ये मानना है कि परीक्षा में प्रश्न किताब से अगर प्रश्न खोज ढूंढा जाए तो ये बहुत मुश्किल है। इससे बेहतर है कि आप बार बार उन प्रश्नों पर सोचें, विचारें, और इससे आपका ज्यादा समय बचता है, न कि पुस्तकों से। पुस्तकों को ले जाने की प्रक्रिया मुझे समझ में नहीं आई क्यों की गई है। मुझे नहीं लगता है इससे कुछ फायदा होगा। छात्रों को अपने मेहनत पर ध्यान रखना चाहिए। जो पूर्व में अभ्यास किए गए प्रश्न थे, याद किए हुए प्रश्न थे, और मैथ रीजनिंग का जो उन्होंने प्रैक्टिस करा है उसी को ध्यान में रख करके उसकी तैयारी करें। फिर मुख्य परीक्षा में भी उसी तरह का एग्जाम है, 150 क्वेश्चन होंगे, उसमें भी जीके, साइंस और मैथ रीजनिंग होगा, जो भी ऑब्जेक्टिव भी होगा उसकी भी तैयारी अब उसी सिलसिलेवार ढंग से करें, जिसमें मेरा बार बार फोकस ये होगा कि पूछे गए प्रश्नों को बार बार दोहराएं। खास के सेंट्रल एसएससी के क्वेश्चन को बार बार दोहराएं, पीसीएस में पूछे गए मैथ रीजनिंग को बार बार दोहराएं। कई प्रश्न उसमें पिछले विगत एग्जाम परीक्षा में देखा गया है, कई प्रश्न हूबहू रिपीट कर दिए गए हैं। अगर आपका अभ्यास उसमें रहेगा तो बहुत सारे प्रश्न आपको आसानी से हल हो जाएंगे, क्योंकि आपने उसको बनाया होगा, तो फिर उसमें एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। इसके अलावा अगर संभव हो तो पीसीएस में पूछे गए साइंस और ज्योग्राफी के क्वेश्चन को दोहराएं, क्योंकि ऐसा पिछली बार देखा गया है कि साइंस, ज्योग्राफी और कल्चर का क्वेश्चन भी रिपीट किया गया है उससे। तो उसको भी अगर आप देख लें इस दरमियान क्वेश्चन को, तो हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन उसमें रिपीट हो जाए, और जो कि आपको आसानी से सफलता दिला सकती है। आप सभी लोग बिहार एसएससी के स्टूडेंट्स हैं। अभी आप लोग एग्जाम होने वाला है। कब से एग्जाम है बिहार एसएससी का? 16 फरवरी 23 को एग्जाम होना है। एक दिन कुछ का 16 को है और कुछ का 23 को भी है। अच्छा, कहाँ से आप लोग तैयारी कर रहे हैं? सिविल सर्विस सेंटर। आपके टीचर कौन है? अजय किशोर सर। कैसी तैयारियां चल रही हैं आपकी? अच्छी खासी चल रही है। अच्छा, अभी तो बहुत कम टाइम बचा है आप लोगों के पास। टेंशन हो रहा होगा? हम रिलैक्स हैं, क्योंकि हम बस इतना अच्छा तैयारी करवा चुके हैं जो हम लोग रिलैक्स होकर के उस पर रिवीजन कर रहे हैं। क्या लगता है आपके सर की स्ट्रैटेजी क्या है? सब बहुत ज़्यादा पढ़ा देना, या ऐसे ट्रिक्स देना, ऐसे टिप्स देना जिससे आप आसानी से पास कर सकें? हाँ, यही बात है, जो अच्छा से इतना ही पढ़ाए ताकि एग्जाम के लिए आप सक्सेस कर सकते हैं, एग्जाम में सक्सेस कर सकें, एग्जाम में पास आउट कर सकें। इसके लिए आप लोग बेहतर टिप्स और ट्रिक्स को इस्तेमाल करते हैं, है ना? कितना आप लोग टाइम देते हैं तैयारियों के लिए? 8 आवर्स। 8 आवर्स पर डे। टाइम से हम लोग क्वालिटी दे रहे हैं ना। हाँ, क्वालिटी बेस देते हैं। ये क्वालिटी बेस से आपका मतलब क्या है? मतलब जितने कम समय में जितना ज्यादा हम पढ़ सके, हमारे अंदर से ग्रैस्प कर सके, मेनली यही फोकस रहता है। अच्छा, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आपके क्लासेस में नहीं पढ़ते हैं, आपके सर से नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनको आप क्या बताना चाहेंगे? आखिर क्या ऐसा है जिससे वो भी पास कर सके, वो भी अपीयर, उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो आपकी तरह? जिस तरह से आप लोग कॉन्फिडेंट हैं अपने एग्ज़ाम को लेके, आपको लग रहा है कि आने वाला जो एग्ज़ाम है वो हम लोग आसानी से पास आउट हो जाएंगे। आखिर क्या ऐसा क्या है जो आप लोग कर रहे हैं और वो भी करें तो वो पास आउट हो सकते हैं? सबसे बड़ी चीज़ है सेल्फ कॉन्फिडेंस। किसी भी एग्जाम में जो एग्ज़ाम दे रहा है उसको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, और कुछ भी पढ़े ये ध्यान में रखकर पढ़ना चाहिए कि मतलब हमारे आने वाले एग्जाम में उसका यूजफुल है, और टू द पॉइंट ही पढ़नी चाहिए। हाँ। जितना हमारा सिलेबस है, जो बीएसएससी प्रोवाइड कर रही है अपने एग्जाम के लिए, जो सिलेबस प्रोवाइड कर रही है, बस उसी सिलेबस को देखें और उसी हिसाब से पढ़ें।
क्योंकि हम लोग अभी सिर्फ बीएसएससी को फोकस करके पढ़ रहे हैं, वो एग्जाम देना है, तो उसमें जो सिलेबस दिया बस उसी को पढ़े और पूरे उसका जो है सब पढ़े अच्छे से। कितने दिनों से आप लोग तैयारी कर रहे हैं अभी? हम लोग यहाँ पे हर एक बैच से हैं, कुछ 3 मंथ से हैं, कुछ 2 मंथ से भी हैं और कुछ बहुत पुराने स्टूडेंट भी हैं। अच्छा, तो ये इतना जो कम टाइम है इसको देखते हैं, वो क्या लगता है इतने कम टाइम के लिए अगर आप किसी को एडवाइस करते हैं तो वो कैसे, चूँकि आप लोग 6 मंथ से हैं, 7 मंथ से हैं, जो लोग अभी बस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जिन्होंने इससे पहले इन टिप्स को, इन ट्रिक्स को फॉलो नहीं किया, उनके लिए आपका क्या एडवाइस है जो इतने कम समय में वो कर लें? क्योंकि सिलेबस बिहार से जो प्रोवाइड करती है वहीं कहीं टू द पॉइंट उसी को पढ़ा जाए, एक्स्ट्रा पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। और अब वो कुछ नया नहीं कर सकते हैं, जो उन्होंने पढ़ा है उसे ही अच्छे से प्रैक्टिस करें और जो सेट्स वगैरह प्रैक्टिस के लिए आती है उसे भी प्रैक्टिस करें ताकि उनका अब अच्छे से हो पाए एग्जाम में। कोई मैसेज जो आप देना चाहें बाकी स्टूडेंट्स को? हम सबको हम लोग बस यही बोलना चाहेंगे सभी को, बिलीव इन योरसेल्फ एंड नेवर हार्ड एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल। अच्छा, ऐसा बताइए आप लोग विजन में ही क्यों आए? आप लोग सेल्फ स्टडी कर सकते थे? इससे पहले हम लोगों ने बहुत जगह ट्राई किया, कहीं भी हम लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। हम यहाँ आए तो यहाँ पे एक तो स्टूडेंट कम था, तो हम लोग एकदम पर्सनली सब पे ध्यान दिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई तेज है या कोई स्कूल, ऐसा कुछ नहीं, सब पे एकदम अच्छे से सर ध्यान देते हैं, एकदम फैमिली एज अ फैमिली ट्रीट करते हैं हम लोगों को। और टाइम का तो कोई बाउंडेशन ही नहीं है, तो 24 आवर अवेलेबल है हमेशा। तो बाकी जगह आपने जो ट्राई किया और यहाँ किया, उसमें क्या कॉन्फिडेंस का मतलब हुआ क्या? नहीं सर, टॉपिक वाइज पढ़ाते हैं, फिर टॉपिक वाइज उसका टेस्ट लेते हैं, उसमें हम लोग की गलती होती है फिर से इम्प्रूव करवाते हैं। हर एक वीक पेपर पर ध्यान देते हैं, पूरा फोकस देते हैं जो उस चीज को स्ट्रॉन्ग किया जाए। पर्सनली ऐसा कुछ नहीं है एज अ बैच, हर जगह तो बैच पे ही ध्यान दिया जाता है कि प्रोफेशनल वे में हर स्टूडेंट पे ध्यान देते हैं। हाँ, किसी क्या कमी है, ये सबसे बड़ी चीज जैसा मैंने कहा कि यहाँ पे 8 आवर्स हम लोग अपना टाइम देते हैं, तो उस 8 आवर्स में सर हम लोगों के लिए अवेलेबल होते हैं, वो सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से फोकस करवा के उसको पढ़ाते हैं, बोलते हैं आप लोग ग्रुप डिस्कशन भी करो, सर उसमें शामिल होते हैं। हम लोग के हर एक वीक पॉइंट और जो भी हो सब कुछ पे अच्छे से आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस को सर समझ गए हैं। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली, बिल्कुल यही चीज है। और फिर उस तरह से फिर हम लोगों को ट्रीट करते हैं, उस तरह से क्वेश्चंस देते हैं हम लोगों को, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इससे इंक्रीज होता है हम लोगों का। हर एक लोग एग्जाम में अपियर होने के बहुत लिए मोटिवेट हम लोग का मेनली है अपियर होना यूपीएससी में। हम लोग ये सब साइड एग्जाम भी दे रहे हैं ताकि पता चल सके कि अच्छा, वैसे भैया लोग जितने भी हैं यहाँ पे सीनियर स्टूडेंट लोग, वो लोग सारे बताए कि बहुत अच्छे से, मतलब जितना भी क्वेश्चन सर गेस करवाए वो सारा 2 कॉपी वही उसमें पूरा एग्जैक्ट वही आ गया। यहाँ हम लोग के सीनियर्स भी हम लोगों को बहुत हेल्प करते हैं, वो लोग भी हम लोगों को मार्गदर्शक के रूप में हम लोगों का काम करते हैं, हम लोगों को बहुत अच्छी वो लोग नसीहत देते हैं, आप ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो, हर कुछ को मतलब हर कुछ में वो लोग भी साथ देते हैं। फिर हम लोग इस तरह से अपने ऑकवर्ड फील नहीं होता, सब एकदम बहुत अच्छे से। आखिर ऐसा कौन कौन सा पॉइंट है जिनसे आप लोग मोटिवेट हो रहे हैं, जो इस सेंटर में मोटिवेट है? इससे पहले आपने सेल्फ स्टडी किया होगा और भी कोई क्योंकि पढ़ने का और कई सारा तरीका निकाला होगा आप लोगों ने, लेकिन ऐसा कौन सा पॉइंट है जिस पर मोटिवेट हो रहे हैं? जैसे कि सर कहते हैं हम लोगों को, क्या कोई भी वीक है तो इसके लिए ये नहीं कहते तुम पास नहीं कर पाओगे, हमको कहते हैं यू कैन डू, तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर ऐसा एबिलिटी है, तुम ये पास कर सकते हो। इससे मनोबल ऊंच होता है और हम सक्सेस करने के लिए और कड़ी मेहनत करते हैं। और वैसे भी सेल्फ स्टडी करेंगे तो बहुत सारा पॉइंट होता है हम लोगों को देखने के लिए, लेकिन सर है कि बस बता देते हैं कि ये कौन कौन सा चीज इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम में एकदम आना ही आना है। हम लोग को बाहर से बुक भी नहीं लेना पड़ता है, सभी देते हैं, जितना भी मटेरियल होता है वो सारा सर सेल्फ स्टडी में एक और प्रॉब्लम आती है कि जब हम लोग खुद से सेल्फ स्टडी करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उस वक्त, लेकिन फिर उसका हम लोग तुरंत सोल्यूशन नहीं कर पाते हैं, ढूंढ नहीं पाते हैं। और यहाँ क्या होता है कि सर वहाँ होते हैं, जहाँ भी प्रॉब्लम होती है वो तुरंत उसका फिर सारे कंफ्यूजन को दूर करते हैं। कई सारे ऐसे बच्चे हैं सेल्फ स्टडी करते हैं जो कोचिंग क्लासेस और दूसरे रेफरेंसेस का यूज़ नहीं करते हैं। तो क्या लगता है कि सेल्फ स्टडी करने वाले बच्चे और जिनको तुरंत रेफरेंस मिलता है टीचर्स से, अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों से, दोनों में क्या फ़र्क होता है? दुनिया में बहुत सारे लेवल के बच्चे हैं, वैसे बच्चे भी हैं जो सेल्फ स्टडी करके भी पास कर सकते हैं, लेकिन मेनली जो बहुत मैक्सिमम में है वो बहुत ऐसा स्टूडेंट है जो किसी गाइडलाइन का जरूरत होता है, तो उसमें परफेक्ट है सर।
ये बस। सेल्फ स्टडी अच्छा है, सर भी हम लोग को सेल्फ स्टडी करने के लिए बोलते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि सेल्फ स्टडी करने वाले स्टूडेंट को भी प्रॉब्लम रेज होती है, लेकिन वो डिस्कशन से क्लियर होता है। और यहाँ पे मतलब सारा डिस्कस होता है, सारा सब कुछ हर टॉपिक, तो फिर वो हम लोगों का पूरा क्लियर हो जाता है। तो इसलिए अच्छा रहता है कि जब हम किसी मार्गदर्शक को ढूंढते हैं, टीचर इसीलिए होते हैं कि वो हम लोगों को मार्गदर्शक बने, वो हम लोगों को जहाँ भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करें। और यहाँ पे ये बहुत अच्छा है। यूपीएससी का तैयारी करने वाले स्टूडेंट जितने भी होते हैं वो सारा दिल्ली चले जाते हैं, और यहाँ दरभंगा में बहुत कम ही है, कम क्या, सिर्फ सिंगल टीचर जो यहाँ पे हैं हम लोग के सर, वो सिर्फ यूपीएससी का तैयारी करवाते हैं। शायद ये बात किसी को मालूम नहीं है, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। और जितना भी गाइडलाइन होता है जो दिल्ली में सबको दिया जाता है, जो जिसका उम्मीद करके स्टूडेंट यहाँ से जाते हैं वहाँ दिल्ली, और वो सब यहाँ मिल जाता है हम लोगों को। मतलब यह है कि आपके सर लोगों को दिल्ली जाने से और कई जगहों पे जाने से यहाँ पे उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर दे रहे हैं। जो लोग दिल्ली नहीं जा सकते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते महंगे एजुकेशन को, अफोर्ड नहीं कर सकते महंगे कोचिंग्स को, अगर इस छोटे से शहर में दिल्ली जैसी एजुकेशन मिले तो वो तो बहुत बड़ी बात है। अब वो अगर यहाँ मिल रही है तो ये तो फिर ऑब्वियस है कि बहुत अच्छी चीज़ है।